शिक्षा विभाग की मंजूरी के बिना बच्चों को लेकर सैर पर निकले शिक्षक, सुरक्षा मानकों की उड़ाई धज्जियां। बॉलीवुड अभिनेता मोहित साहू पर संगीन आरोप, जबरन शादी, धोखेबाजी और युवती पर जानलेवा हमला, रायपुर में मचा हड़कंप। रामानुजगंज में खाकी के सामने भूमाफिया का खेल, थाने के ठीक सामने सरकारी जमीन पर कब्जा, मंडी की जमीन बना गोदाम। सुशासन में नशे का सारथी, औरंगाबाद में बीडीओ का ड्राइवर शराब पीकर हुआ टल्ली, नीतीश की शराबबंदी के उड़े चिड़चिड़े। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी पर सफेद सौगात, बहादुरपुर धार पर सीजन की पहली बर्फबारी, चांदी की तरह चमके पहाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों के साथ। तो शिक्षा के मंदिर से आपको बता दें, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। मामला है जांजगीर चांपा जिले के बलोदा विकास खंड का। कल जहां पूरे देश बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां सरस्वती की पूजा कर रहा था, वहीं ग्राम जरवे के 2 सरकारी स्कूलों में सन्नाटा पूरी तरीके से पसरा हुआ था। हैरानी की बात यह भी है कि शासकीय कन्या प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक बच्चों को लेकर बिना किसी विभागीय अनुमति के पिकनिक मनाने चले गए थे। बता दें, स्कूल पर ताला लटका देख जब ग्रामीण हैरान रह गए, तब इस लापरवाही का खुलासा हुआ है। जब हमारी टीम ने इस बारे में विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ से बात करनी चाही, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया है। हालांकि फोन पर शिक्षकों ने खुद माना है कि वह पिकनिक पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या संकुल प्रभारी को इसकी भनक तक थी या फिर नहीं? क्या स्कूलों का नियमित निरीक्षण सिर्फ कागजों पर हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा का है। अगर बिना अनुमति के इस सफर के दौरान कोई हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता? सरकार एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती है, तो दूसरी तरफ ऐसी लापरवाही बच्चों के भविष्य और सुरक्षा दोनों को खतरे में डाल रही है। अब देखना यह भी होगा कि प्रशासन इन लापरवाह शिक्षकों पर क्या कार्रवाई करता है या इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है, बता दें, राजधानी रायपुर से, जहां उस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली ये खबर है, जहां उस वक्त बॉलीवुड यानी आपको बता दें छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के उभरते अभिनेता मोहित साहू पर एक युवती ने बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। बता दें, मामला सिर्फ मारपीट का नहीं है, बल्कि धोखे और जबरन शादी का भी है। भाटा गांव के सिल्वर ओक अपार्टमेंट में रहने वाली एक युवती का आरोप है कि मोहित साहू उसे उज्जैन ले गया और वहां उससे जबरदस्ती शादी रचाई। युवती ने यह भी दावा किया है कि मोहित पहले से ही शादीशुदा है और ये बात उससे छुपाई गई थी। इतना ही नहीं, वह अपनी पहली पत्नी और इस युवती को अलग अलग रखकर उन्हें धोखे में दोनों को रख रहा है। हैरानी की बात तब हुई जब उज्जैन से लौटने के बाद मोहित अपनी शादी की बात से मुकर गया। युवती के मुताबिक जब दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो आरोपी अभिनेता उसके घर में घुस गया और किसी ठोस वस्तु से उस पर बेरहमी से हमला कर दिया गया। युवती के शरीर पर चोट के गहरे निशान उसकी आप बीती भी बयां कर रहे हैं। साथ ही ये पूरी घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर फिल्मी गलियारों के पीछे छिपे काले सच को उजागर कर दिया है। अब सवाल यही है कि क्या कानून इस रसूखदार अभिनेता पर सख्त कार्रवाई करेगा या पीड़ित युवती को इंसाफ के लिए भटकना पड़ेगा? कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा होता है और ये कहावत बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ पुलिस थाने के ठीक सामने भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन को ही अपना ठिकाना बना लिया है। मामला रामानुजगंज के आपको बता दें वार्ड क्रमांक 7 का है, जहां कृषि उपज मंडी की आरक्षित भूमि पर अवैध तरीके से गोदाम का निर्माण कर लिया गया है। हैरानी की बात यह भी है कि जिस जगह पर पुलिस की 2400 घंटे पहरेदारी होती है, उसी के सामने सरकारी खसरा नंबर 521 पर आपको बता दें
छड़ और सीमेंट का अवैध भंडारण किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोग लगातार इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन रसूखदारों के दबाव में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस मामले पर जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा तो उन्होंने जांच का भरोसा तो दिया है, लेकिन सवाल वही है, आखिर सिस्टम की नाक के नीचे ये खेल चल कैसे रहा था। देखिए खास रिपोर्ट। अवैध रूप से कब्जा कर भंडारण कर छड़ सीमेंट का संचालित दुकान किया जा रहा है सर। कई जगह शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा सर। अगला परेशान है, क्या कहें इसमें? हाँ, इसके संबंध में मुझे अभी पत्र भी प्राप्त हुई है और ये धान खरीदी के पश्चात इस पर जांच करते हैं, क्योंकि ये भूमि कृषि उपज मंडी के लिए है, तो वो वास्तविक रूप से कृषि विभाग के ही, मतलब जो मंडी विभाग है उनके हक अधिकार में बनता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उसमें अतिक्रमण किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई करके अतिक्रमण हटा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दुर्ग जिले में बता दें, कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने खुद पर मिट्टी तेल उड़ेलकर आत्महत्या की कोशिश की है। बता दें, महिला को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल भी दाखिल कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि पीड़िता का नाम शबाना निशा उर्फ रानी, जिनकी उम्र 37 है, जो दुर्ग के आपको बता दें पचड़ी पारा में किराए के मकान में रहती थी। साथ ही पीड़िता का मामा लियाकत अली ने ये भी उन्होंने बताया है कि शबाना चाहती थी माफ करिए, वे जिस मकान में रह रही है उसे जमीन मालिक बेच दे ताकि वह वहीं रह सके। पर कोर्ट के आदेश पर घर खाली कराने पहुंची पुलिस और कोर्ट स्टाफ के सामने खुद पर मिट्टी तेल डालकर आग उन्होंने लगा ली। इस घटना में आपको बता दें 95% वो जलकर वो झुलस गई हैं। साथ ही पीड़िता को रायपुर के डीकेएस अस्पताल भी भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। शबाना निशा का राजनीतिक जीवन भी रहा है। साथ ही वह पिछले दुर्ग नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 28 पचड़ी पारा से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद पद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। आग लगते ही बता दें शबाना धधकती हुई घर से बाहर निकली, जिसे देखकर पुलिस और कोर्ट स्टाफ पीछे हट गया। आसपास मौजूद लोगों ने आपको बता दें चादर की मदद से किसी तरह आग बुझाई है। में रहती है वो 40-45 साल हो गए यहाँ रहते। वो चाहती है कि मैं यहाँ रहूं, जितने में हूँ उतना आप मेरे को दे दो, बेच दो, मैं खरीद लूंगी। तो उसको 4-5 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं, खाली करो करके। कल भी आए थे वो लोग। कल वो सब कोर्ट के आदमी आए थे, पुलिस वाला ड्रेस पहने थे, पुलिस थे कि कौन थे पता नहीं। वो लोग आए थे, टॉर्चर कर रहे थे, खाली करो। मामला कोर्ट में चला था क्या? चल रहा था। अच्छा, फैसला हो गया था, हार गई थी वो। अच्छा। उसके बाद भी उसको मना किए, बोले तू दे दे भैया हमको, हमारा पूरा बचपना गुजरा, हमारे पूरे बुजुर्ग यहाँ खत्म हो गए। बस उसका वही टेंशन था और कुछ नहीं। परिवार में कौन कौन रहते थे साथ में? सिंगल रहती थी वो। अच्छा। मैं उसका मामा हूँ। अच्छा। बाजू में मेरा घर है। अच्छा। अब आजकल के जमाने में भैया कोई किसी को साथ नहीं देता। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत कल एक सूचना मिली थी, पचड़ी पारा की एक जो महिला है, 37 वर्षीय महिला है, उसके द्वारा आग लगा ली गई है, जिसमें उसको काफ़ी बर्न हुआ है। तो उसको यहाँ से भी रायपुर रिफर कर दिया गया है। अभी उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आगे जब वो उस स्थिति में आएगी तो उसमें आगे जांच की जाएगी। क्या कारण निकल कर सामने आया है? प्रथम दृष्टया अभी कारण का पता नहीं चला है। रायपुर पुलिस को बताया गया है कि उसका मृत्युकालिक कथन लिया जा करके संभवतः आज उसकी मृत्युकालिक कथन। आज के आधुनिक युग में भी अंधविश्वास का फायदा उठाकर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं पूरे तरीके से। बता दें दुर्ग जिले से ठगी का एक ऐसी ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यवसायी को अपनी मां की बीमारी ठीक कराने का झांसा देकर लाखों रुपए और जेवरात लूट लिए गए हैं। पूरा मामला आपको बता दें छावनी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित व्यवसायी संजय अठवानी की दुकान पर आरोपी राजू और उसकी महिला साथी साइकिल खरीदने के बहाने आए हुए थे और उनका नंबर उन्होंने उसी बहाने से ले लिया। फिर शुरू हुआ विश्वास जीतने का सिलसिला। ठगों ने व्यवसायी को यकीन दिलाया कि वह तंत्र मंत्र और पूजा पाठ से उनकी बीमार मां को पूरी तरह से स्वस्थ कर देंगे। बीते 20 जनवरी को आपको बता दें ठगों ने व्यवसायियों को भिलाई पावर हाउस के पास बुलाया और मंदिर में रखने के नाम पर 6 तोला सोने की चूड़ियां और आपको बता दें 8 लाख रुपए नगद लेकर वो चंपत हो गए।
जब संपर्क नहीं हुआ तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के मदद से यूपी के चित्रकूट और हाथरस के रहने वाले 2 आरोपियों, नाम जिनका आपको बता दें बाबूलाल और गीता राय हैं, उनको गिरफ्तार भी अब कर लिया है। इनके पास से 8 लाख रुपए नगद और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। साथ ही एसएसपी सुखनंदन राठौर ने आम जनता से ये अपील भी की है कि किसी भी सूरत में झाड़ फूक या तंत्र मंत्र जैसे अंधविश्वास के झांसे में न आए। अगर कोई ऐसी पेशकश करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। थाना में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें एक साइकिल दुकान संचालक से 2 लोग आए और उससे पूजा पाठ कर उसकी मां को ठीक कर देने के नाम से 5 लाख रुपए पहले मांगे। फिर इस तरह से 8 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात उससे ले लिए थे और वहां से फरार हो गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर हमारी टीम गठित की गई थी और टीम ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके टेक्निकल एंड के आधार पर आरोपियों को सरोना स्थित उनके किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास से लगभग 8 लाख रुपए जो नगद उनके द्वारा ठगे गए थे उसको बरामद कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। धमतरी जिले में बता दें, नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता सामने आई है। धमतरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुल 9 नक्सलियों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण कर लिया है। जी हां, आत्मसमर्पण की ये कार्रवाई रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के समक्ष संपन्न भी हुई है, जहां नक्सलियों ने अपने हथियार सौंपकर हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में वो लौटे हैं। आत्मसमर्पण के बाद आईजी अमरेश मिश्रा ने तालियां बजाकर नक्सलियों का स्वागत किया और उन्हें मुख्यधारा में लौटने पर खूब बधाइयां भी दी हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नक्सलियों को नया जीवन शुरू करने का अवसर दे रही है, जिससे प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन 9 नक्सलियों पर कुल आपको बता दें 47 लाख रुपयों का इनाम भी घोषित था। इनमें 2 महिला नक्सली 8-8 लाख रुपयों की इनामी, एक 5 लाख का इनामी पुरुष नक्सली शामिल भी हैं। शेष नक्सली भी विभिन्न मामलों में वांछित रहे हैं। साथ ही भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मसमर्पण करने वालों में धमतरी नुआपड़ा क्षेत्र के 5 नक्सली जबकि आंध्र प्रदेश से जुड़े 4 नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण नक्सलियों में डिविजनल कमेटी मेंबर सहित कई बड़े कैडर के नक्सली शामिल होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले में आपको बता दें ज्योति उर्फ जैनी, उषा उर्फ बलमा, रामदास उर्फ आयता, रोनी उर्फ उमा, निरंजन उर्फ पोदिया, सिंधु उर्फ सोमडी, रीना उर्फ चीरू, अमाली उर्फ सन्नी, लक्ष्मी, पूनेम उर्फ आरती भी शामिल हैं। सभी ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है, जिस पर आईजी ने उनका खूब स्वागत किया। देखिए खास रिपोर्ट। तो धमतरी जिले के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। इस मौके पर मेरे साथ उपस्थित सहयोगी अधिकारी सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, सीओ साहिबान, पुलिस अधीक्षक धमतरी और धमतरी की पूरी टीम, मीडिया के दोस्तों और आज ही आत्मसमर्पण किए हुए हमारे महिला और पुरुष नक्सली साथीगण अब हमारे साथी हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्य धारा में वापस लौटने के इस निर्णय का। वो दक्षिण बस्तर डिवीजन है, वो सुकमा जिला, कुंटा ब्लॉक, जयगुरगुंडा थाना, हमारा गांव उर्साम, मुसाकी, निरंजन। हम आत्मसमर्पण के लिए हम आया, इसलिए केरियावन पुलिस को पेपर रेडियो में दिया और मुख्य धारा में आना है। उसके बाद आपको मुख्य धारा के आने के बाद आपको परिवार को हम सौंपा कर घर के भेज देंगे, ऐसे बोले। इसलिए हमारे नक्सली संगठन में 2006 से जुड़ गई हूँ। आप कौन कौन से वहाँ पद में रहे हो आप? वहाँ तो पहले सदस्य था। अच्छा, उसके बाद ये सी
कितना दिन से आप सक्रिय थे? कब से आप ज्वाइन कितने साल से? कितने साल से? लगभग 20 साल जीत गई। तो ये नक्सल संगठन में जुड़ने का कारण क्या था आपका, क्यों जुड़े आप? नक्सल संगठन में जुड़ने का जो पार्टी भी हर समय बोले जनता का पार्टी है, जनता का समस्या हल करने के लिए संघर्ष कर रहे करके बोले हो, वही ठीक है करके। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की अगली बड़ी खबर का। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले, आपको बता दें, ग्राम पंचायत जड़हरी में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्थिति यह है कि जहां पर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य हेतु जर्जर भवन होने के कारण ग्राम पंचायत कार्यालय में जुलाई 2025 से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत जड़हरी के माध्यमिक शाला विद्यालय के भवन पिछली बरसात में इस कदर जर्जर थे कि विद्यालय के कक्षा के ऊपर की छत का प्लास्टर अचानक गिर जाता था। साथ ही छत कई जगह से बरसात के दिनों में टपकती भी रहती थी, जिससे छात्र छात्राओं को और शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों पर दुर्घटना बनी रहती थी। वहीं प्रशासन आश्वासन भी ये था कि 2025 के बाद जुलाई महीने के बाद ग्राम पंचायत जड़हरी के कार्यालय में विगत 7 महीने से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। जहां एक तरफ ग्राम पंचायत कार्यालय में शिक्षण कार्य होने से ग्राम पंचायत के कार्यों में कई दिक्कतें आती हैं, वहीं दूसरी ओर 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक माध्यमिक शाला जड़हरी के विद्यालय भवन का ना तो मरम्मत कराया गया है कार्य, ना ही किसी नए भवन का निर्माण कराया गया है। गर्मी का मौसम भी आने वाला है, इसके बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में संचालित कक्षाओं और विद्यालय भवन की मरम्मत की और ना तो शिक्षा विभाग और ना ही जिला प्रशासन ध्यान दिया है। वहीं आश्वासन और आवेदन प्रस्ताव का दौर चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ग्राम पंचायत जड़हरी के माध्यमिक शाला विद्यालय के बच्चों को कब शिक्षण कार्य हेतु भवन सुव्यवस्थित तरीके से मिल सकेगा। जी सर, हमारा माध्यमिक शाला जड़हरी जर्जर स्थिति में है। बरसात में छत गिरते रहता है टूट टूट के। आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है कभी भी, इसलिए हम लोग पंचायत में लगा रहे हैं और इसकी सूचना हम अपने ब्लॉक में भी दे चुके हैं। तो अधिकारी का क्या कहना रहता है? कि हो जाएगा तो बोल रहे हैं सर, हो जाएगा तो फिर सुधार हो जाएगा तो फिर हम अपने। हमारे ग्राम पंचायत जड़हरी का माध्यमिक शाला एकदम जर्जर हो गया है। बहुत दिनों से जुलाई से लेकर अभी तक स्कूल हमारे पंचायत भवन में लग रहा है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को दे चुके हैं। उसके लिए माध्यमिक शाला जड़हरी में जो समस्या है उस समस्या को ध्यान में देते हुए डीएमएफ मध्य से कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी दी गई थी कि हाँ ये समस्या है और उसके लिए अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति हो गई है और फरवरी में ही वो लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद उसको कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और जो उसमें जो अतिरिक्त कक्ष के अलावा जो अभी खंडहर के रूप में छत मरम्मत का कार्य जो है उसके बाद समग्र शिक्षा के माध्यम से उसके लिए भी लिस्ट में उसका नाम डाल दिया गया है उसमें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जसपुर जिले के बसकेपी हायर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा विवाद अब गहराता जा रहा है। बता दें, कुछ दिन पहले एक गर्भवती शिक्षिका ने प्राचार्य पर मारपीट और अभद्रता के जो गंभीर आरोप लगाए थे, अब उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। स्कूल के प्राचार्य ने एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे तमाम आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। साथ ही प्राचार्य का यह भी दावा है कि ये उनके खिलाफ रची गई एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि संबंधित शिक्षिका अक्सर स्कूल देरी से आती थी और क्लास के दौरान बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहती थी। प्राचार्य के मुताबिक जब उन्होंने अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षिका की गैर हाजिरी लगाई और उन्हें टोका तो उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ये झूठी कहानी रच दी। बड़ी बात यह है कि इस विवाद में अब गांव के सरपंच, उप सरपंच और कई अभिभावक भी प्राचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि प्राचार्य पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं। जी, मामला तो हम लोग जान रहे हैं। मामला यही है कि एक महिला शिक्षिका जो है उन्होंने प्रिंसिपल सर के ऊपर गलत आरोप लगाई है कि हमें मारपीट किया गया।
हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 7 फरवरी का दिन था, वो पूरा गांव में मुनादी करके बुलवाए, पालक और बालक का ये मीटिंग रखे थे वो कि यहाँ का उपस्थिति। तो क्या है कि उस दिन हम लोग आए थे, स्टोरी तो बताना पड़ेगा ना, आए थे तो महिला ही कि भाई हमें अनुपस्थित क्यों कर दिया गया, और हमें अनुपस्थित किया गया तो और 2 शिक्षकों को भी अनुपस्थित करिए। जी सर, ये तो जो है शिकायत तो गई है, लेकिन इसके विषय में मैं चाहूँगा कि जो हमारे उत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सर जो हैं इसी स्कूल में यथावत रहें तो हम लोग के लिए भला है, बच्चों के लिए भी भला है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम ही लोग के पक्ष में फैसला हो, क्योंकि वो निष्पक्ष जो है अच्छा व्यक्ति हैं, स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति उनका रुझान अच्छा है। क्या जी सर, वो आरोप जो है महिला शिक्षिका जो लगाई है, वो मेरे जानकारी से वो थोड़ा सा मिलजुल करके जो वो लोग साजिश करते हैं, साजिश के तहत जो है मतलब आज तक उनको प्रभार भी नहीं मिला है। सर देखिए कि जो हाई स्कूल का जो मामला है वो अपने यहाँ अच्छे प्रिंसिपल आए हैं, जो कि आज तक हम लोग दिया बार के खोजेंगे वो नहीं मिल पाएंगे। काहे कि अपने वेतन से 5 लाख आसपास पैसा लगा के और बना रहे हैं। जैसे कहा है कि बाकी शिक्षक हैं उन लोग को मोबाइल खेलने का मौका नहीं मिल रहा है और ड्यूटी समय से आना पड़ रहा है, इसलिए उनमें आरोप लगा रहे हैं। मेरा नाम अंगनाराम है, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसकेपी। मैं यहाँ इस स्कूल में 1/9/2025 को ज्वाइन किया हूँ और तब से जो है शाला की स्थिति को देखकर मैं काफ़ी असंतुष्ट हुआ। यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति नियमित नहीं थी, शिक्षकों की उपस्थिति नियमित थी। मैं जो है उस पर कसावट करना शुरू किया। साथ ही साथ विद्यालय का जो स्थिति था काफ़ी जर्जर था और यहाँ जो मकान डिसमेंटल की जानकारी दे चुके थे, उस डिसमेंटल मकान को मैंने पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। उसमें लिपाई पोताई, पेंटिंग और पुट्टी आदि का काम